स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए फाउंडेशन पेपर 1 का मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान का कंप्लीट मैराथन क्लास देंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर इस कंप्लीट क्लास में। साथ ही अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे तो जैक डीएलएड के लिए एग्ज़ाम 2020-22 सेशन के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। आप लोग अगर नोट्स चाहिए, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए हैं, तो 9110 9115 52 जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा डिटेल्स और नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज फाउंडेशन पेपर 2 का मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरे 2 घंटे का तैयारी आप लोगों को एक ही क्लास में करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस लिंक को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबकी एक बेहतरीन तैयारी हो। और इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका कंप्लीट आंसर बताएंगे। तो साथ ही अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है। तो चलिए आज का फाउंडेशन पेपर 2 क्लास स्टार्ट करते हैं। और फाउंडेशन पेपर 1 का पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे का मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का चलिए शुरू करते हैं आज का मैराथन क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा आज का, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। और हमारे पेपर्स का नाम भी है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है और उनका आंसर क्या क्या होगा, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट क्लास देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। और साथ ही वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और एक स्पेशल कमेंट्स कीजिए ताकि आप लोगों को क्लासेस कैसा लग रहा है, और साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का फाउंडेशन पेपर 2 का पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप 2 घंटे का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स को नोट्स दिया गया है और बाकी जिन स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का एक बेहतरीन तैयारी होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो सबसे पहला टॉपिक करेंगे हमारे लिए ये टॉपिक। और इस टॉपिक की बात की जाए तो आप पिछले 5 साल 6 साल 7 साल का अगर क्वेश्चन देख लेते हैं तो उस क्वेश्चन में आप लोग जरूर देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास करते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम का रूपांतर है, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विचार विमर्श, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इन पॉइंट को ध्यान में रखना है और इन पॉइंट को आपको लिखना है कि शिक्षा का अंग्रेजी में नामकरण है एजुकेशन, और लैटिन भाषा में एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड एजुकेटम का रूपांतरण है और इसका अर्थ है टू ब्रिंग अप टुगेदर। और हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको लिखना है। और साथ ही आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में भी लिख देना है यहाँ पे कि अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विचार विमर्श, अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में क्या लिखना है,
तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। तो ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है और इसको लिखना है। और साथ ही आप लोग कमेंट कीजिए कि जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं कौन कौन सा स्टूडेंट नोट्स लिए हैं और आप लोग का तैयारी कितना हो रहा है अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये सारा नोट्स में आपको मिल जाएंगे जितना हम यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। बस आप लोग यहाँ पे समझ लेना है और इसी को जो अपने शब्दों में जो है एग्जाम में लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम आपको लिखा हुआ है जो आपको नोट्स दिया गया है उसी को लिखना है। आप अपने शब्दों में ऑथेंटिक तरीके से जो आंसर है वो सही से लिखेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स जरूर आएंगे। एक और डेफिनेशन यहाँ पे ये भी लिख लेना है कि कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना और अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। इस व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत रहते हैं और इस तरह की विधि से प्रभावशाली शिक्षण विधि बनती है। अब एक और इसमें आप लोगों को पॉइंट करवा देते हैं आंसर यहाँ पे क्लासेस, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो चलिए आपको इसका क्लास देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक होती है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता लर्नर के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यह विधायक, कॉन्स्टिटेटिव और नियामक यानी रेगुलेटिव दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। अगला है प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक यानी सिंथेटिक होता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान यानी मैटेरियल साइंस है। आगे देख लेते हैं कुछ और प्रकृति यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है क्योंकि इसमें शैक्षिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान भी कहा गया है क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत जितनी सारी बालक के व्यवहार है उन सभी का अध्ययन किया जाता है और उनके लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाई जाती है। शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है। तो ये आप लोगों प्रकृति को ध्यान में रखना है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या क्या है? कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है, तो इसके लिए हमको आंसर क्या लिखना है? स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श अध्यापक का एक पुनीत कार्य है। विद्यार्थी के विद्यालय तथा व्यक्तिगत जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बालक में समायोजन विद्यार्थियों को भी निर्देशन और मार्गदर्शन देना पड़ता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र पहला है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। और आप सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो स्कूलों में या कॉलेजों में अपनी स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। ऐसे में उनकी शिक्षा का पूरा प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया स्कूल स्तर पर होती है और वहाँ पे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श को पूरा करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्देशन और परामर्श के लिए विद्यार्थियों के वातावरण, अधिगम का स्तर, स्मृति, आदत, योग्यताओं, बुद्धि,
व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य है शैक्षिक निर्देशन और परामर्श प्रदान करना, इसके लिए जरूरी है वातावरण, अधिगम का स्तर, स्मृति, आदत, योग्यता, बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य, ये सारे चीज़ों का स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए शैक्षिक निर्देशन और परामर्श पूरा करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का पहला कार्य क्षेत्र है। दूसरा कार्य क्षेत्र है पाठ्यक्रम का निर्माण। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो स्कूल या कॉलेज में होते हैं, और ऐसे में पाठ्यक्रम का निर्माण करने में, एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम निर्माण करने में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। तो सभी छात्रों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियाँ, अभिरुचियाँ, आवश्यकता, आयु, बुद्धि, क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अगला है अध्ययन विधियाँ। जैसे आप लोग आगे इसी वीडियो में आप लोगों को कई विधियों के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विधियाँ हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो जितनी सारी शिक्षण विधियाँ हैं वो भी पूरा करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। अध्ययन के विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। इसके अंतर्गत निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगला कार्य है सीखना, और सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ये महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक यह जाने कि बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने से संबंधित निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है: सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, शिक्षा का स्थानांतरण। ये सारे चीज़ जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का अगला कार्य क्षेत्र है समूह मनोविज्ञान। अब किसी भी देश में बालकों को समूह रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग ही डीएलएड का क्लास किए, 2 साल पढ़ाई किए, या फिर आप अपने मैट्रिक का जो क्लास पूरा किए, क्लास 1 से लेकर मैट्रिक, तो आप लोगों को जो है समूह में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो यही कहा गया है कि आप किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में बालकों को समूह में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्ति के अध्ययन के साथ साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगला कार्यक्षेत्र है मापन और मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धियां एवं विशेष योग्यता का मापन तथा बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगला है अभिवृद्धि एवं विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि तथा विकास का अध्ययन 4 काल जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगला लास्ट कार्य क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य तथा उनके समायोजन की क्षमता की अहम भूमिका रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बाधक एवं दुविधा पहुंचाने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो चलिए अब क्लास करते हैं इसका अगला पॉइंट, वो है शिक्षा मनोविज्ञान के विशेषताएं या महत्व। अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विशेषता है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तो चलिए अब इसका शुरू करते हैं।
बाकी आप लोग क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करते रहिएगा, और साथ ही आप लोग अपना नोट से कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ आपको जो है तैयारी से रिलेटेड आप लोग अपना लिखिएगा, और ये क्लासेस कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चैट में सेक्शन में चैट जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और साथ ही आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यूट्यूब के नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, या फिर आप हमें अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाने के लिए थैंक्स भी दे सकते हैं, जो यूट्यूब की तरफ से आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मिला है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, थैंक्स बटन और ज्वाइन बटन को। शिक्षा मनोविज्ञान के विशेषताएँ और महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान की उपरोक्त वर्णित विभिन्न परिभाषाओं के अवलोकन तथा विश्लेषण से शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नांकित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु मानव व्यवहार का परिमार्जन है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का पहली विशेषता क्या है? मानव व्यवहार का परिमार्जन, यानी मानव ह्यूमन बिहेवियर का आपका परिमार्जन मतलब हो गया आपका इसको बोलते हैं स्वच्छता। ठीक है, तो मानव का जो व्यवहार है उसको साफ करना और उसको जो है परिमार्जन करना, ये पहला विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान की। दूसरा विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान का जो विशेषता है वो है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है जो शिक्षक के द्वारा बालकों को दी जाती है, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षा मनोविज्ञान सरल बनाती है, सुगम बनाती है और द्रुत यानी तेज बनाती है, और इससे शिक्षण अधिगम का मार्ग भी प्रशस्त होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, और अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक के पूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, खोज करता है तथा किसी निर्णय पर पहुंचता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार से प्रकृति विज्ञान है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और कोई भी जो है लाइव क्लास जो देख रहे हैं या फिर ये वीडियो अगर बाद में भी आप लोग कभी देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपकी उम्मीद है बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, जो आप लोग नोट से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने से भी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें ताकि सभी की तैयारी बेहतरीन हो। मेरी यही शुभकामनाएं और हम यही चाहते हैं कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो, और आप लोग का रिजल्ट बेहतर के लिए हमारी तरफ से जितनी कोशिश होती है हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और एक बेहतरीन तैयारी करके जाना है और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है। बाकी जो कमेंट्स लिख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, आप लोग का कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट मिल रहा है, तो इसी तरह से आप अपना कमेंट्स ज़रूर देते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए। टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है। शिक्षक को एक अच्छा शिक्षक बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत सहयोगी है, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान में उसके महत्व के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो पेपर है, पेपर 2 यानी फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचा सकता है, इसका अगर आंसर लिखने के लिए आए तो देखिए किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अनिवार्यता क्यों है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा पक्षपात रहित होकर समदर्शी भाव से शिक्षण करना सिखाता है। बालक के मूल व्यवहार उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार कर सकता है। पॉइंट नंबर 2,
मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में भी सहायक। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में आज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना होता है। इनमें उन जीवन मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है जो समाज और राष्ट्र के जीवन और अस्तित्व के मूल आधार है। इसी तरह से देखिए अगला पॉइंट कि बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी। शिक्षा प्रक्रिया की प्रमुख सामग्री बालक है, अतः शिक्षा देने के लिए बालक के विषय में पूर्व जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित बालक का वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना आदि पता लगा सकते हैं। अगला है चौथा नंबर पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस तरह आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छी विधियों की जानकारी देता है। अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ अधिक उपयोगी हो सकती हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव से कई उपयोगी शिक्षा प्रणालियों जैसे मोंटेसरी, किंडरगार्टन, खेल योजना, डाल्टन तथा बेसिक शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए जरूरी क्यों है। पाँचवा नंबर पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक में आत्मबोध पैदा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से अध्यापक को आत्मबोध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान उसे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे वह शैक्षिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके और उनका समाधान भी कर सके। पॉइंट नंबर 6, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासनहीनता संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है और अनुशासन स्थापित करने की नवीन विधियाँ बताता है। सातवां नंबर पॉइंट, मूल्यांकन एवं परीक्षण की दृष्टि से उपयोगिता। आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसके बाद एक मूल्यांकन और परीक्षण करना कितना ज़रूरी होता है। जैसे क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में जब आप पढ़े होंगे तो एक साल की पढ़ाई के अंतर्गत आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद आपका मूल्यांकन होता है आपके रिजल्ट के आधार पर और आपके प्रदर्शन के आधार पर। तो जैसे आप लोग अभी डीएलएड का कोर्स किए तो 2 साल लगा और 2 साल होने के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आपका मूल्यांकन भी हो रहा है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का ये एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि मूल्यांकन और परीक्षण की दृष्टि से कैसे उसके लिए उपयोग हो। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान ने मूल्यांकन एवं परीक्षण की नवीन विधियों को जन्म दिया है जिनकी सहायता से छात्र के अर्जित ज्ञान, बुद्धि, रुचि, योग्यता तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जाता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर उन्हें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता है। शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएं शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से दूर की जाती है। शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कारण कुछ भी हो, यह निश्चित है कि समस्या के मूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों का मन ही होता है और मन की स्थितियों को तभी जाना जा सकता है जब शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी हो। यानी जब कोई शिक्षक बालक को पढ़ाता है, शिक्षा प्रदान करता है, तो ऐसे में शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के मन को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही उसके व्यवहार को भी। और ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान इस बात को पूरा करता है। मूल्यांकन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए उपयोगी। जिस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया द्विपक्षीय है उसी प्रकार मूल्यांकन भी। मूल्यांकनकर्ता यदि शिक्षक है तो जिसका मूल्यांकन किया जाता है वह विद्यार्थी या शिक्षार्थी है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन जिन मूर्त साधनों की सहायता से ली जाती है उन्हें मूल्यांकन के उपकरण कहते हैं।
उक्त विवेचना से हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो ये सारा 9 पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं। इन्हीं 9 पॉइंट को आप लोगों को अपने अपने शब्दों में लिखना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। अब अगला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियां और उनका विस्तृत अध्ययन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में अब स्टार्ट होने जा रहा है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियां। और झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो इसकी तैयारी आप लोग को जरूर करके जाना है। तो चलिए मैराथन क्लास में इसको भी शामिल किया गया है और इसका कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। साथ ही आप लोगों को क्लासेस कैसा लग रहा है ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए। चैट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे कमेंट देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहेंगे और थैंक्स भी देना चाहेंगे, आपके इस प्यार और सपोर्ट की वजह से इतना सारा मुझे प्यार और सपोर्ट मिला कि हमें यूट्यूब की तरफ से थैंक्स और ज्वाइन भी बटन मिल गया है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को और साथ ही थैंक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियाँ होती है जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और आसान बनाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो पहला विधि है उसका बारे में बात करेंगे और इसका क्लास देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को डिटेल्स में और भी बाकी विधियों के भी आगे क्लास देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला विधि वो है जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। तो केस हिस्ट्री मेथड में आपका यहाँ पे व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। केस स्टडी मेथड क्या है? जीवन इतिहास विधि। और जीवन इतिहास विधि में व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस विधि में बालक के अतीत और वर्तमान जीवन की व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत बालक के व्यक्तिगत इतिहास का अध्ययन करके उसके घटनाओं का लेखा तैयार किया जाता है। अतः इसे जीवन इतिहास विधि कहा जाता है। यानी इसमें होता क्या है, जो शिक्षक बालक को जब पढ़ाने स्टार्ट करते हैं या पढ़ाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, इस विधि के द्वारा बालक के अतीत यानी उसका पास्ट और उनका वर्तमान इस सब उसका जो है इतिहास उसका के विधि के अंतर्गत उसके बारे में जानकारी ली जाती है और उस आधार पर उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसको बोला गया है जीवन इतिहास विधि। मनोवैज्ञानिक इस विधि की सहायता से बालक के परिवार, विद्यालय और उसके समाज संबंधी घटनाओं का अभिलेख तैयार करता है और इस अभिलेख के आधार पर मनोवैज्ञानिक बाल व्यवहार संबंधी निष्कर्ष प्राप्त करता है। यह विधि सामान्य और असामान्य बालकों के लिए समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो अब देखिए जीवन इतिहास विधि के लाभ तथा गुण क्या क्या है। तो जीवन इतिहास विधि के लाभ और गुण निम्नलिखित है। यह विधि बाल व्यवहार के अध्ययन की एक अत्यंत सरल विधि है, यानी बालक के जो व्यवहार है उनके अध्ययन करने की एक अत्यंत सरल विधि है। व्यक्तिगत इतिहास विधि रुचिकर और सुगम विधि है, यानी ये इंटरेस्टेड और बहुत ही इजीली विधि है, ठीक है, मेथड है। व्यक्तिगत इतिहास विधि एक व्यापक विधि है जिसका प्रयोग सामान्य और असामान्य बालकों के अध्ययन में किया जाता है। व्यक्तिगत इतिहास विधि बालक के व्यवहार की असामान्यताओं की पहचान करने में लाभदायक है। व्यक्तिगत इतिहास विधि विकृत व्यवहार के निदान में अत्यंत उपयोगी है। आप देखिए जीवन इतिहास विधि के कुछ दोष और कुछ सीमाएं हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं कम विश्वसनीय होती है। इसका पहला दोष है इस विधि का, वो है कि इसके द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो कम विश्वसनीय होती है। व्यक्तिगत इतिहास विधि के अंतर्गत माता पिता अपने बालकों के दोषों को छिपा लेते हैं, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान को जो है अभिलेख तैयार करना पड़ता है और इसकी जानकारी जब कोई भी शिक्षक लेने जाएंगे तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारे माता पिता अपने बालकों के जो दोष है उसको नहीं बताते हैं। इसकी एक सीमा भी है और इसकी दोष भी है। इस विधि के निष्कर्ष आत्मनिष्ठ होते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध नहीं माने जाते। ठीक है, तो ये रहा आपका जीवन इतिहास विधि। अगला विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास करते हैं। तो चलिए अब साक्षात्कार विधि का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साक्षात्कार विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बालक अथवा व्यक्ति से स्वयं मिलकर सूचनाएं प्राप्त करता है। इन प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
वर्तमान में प्रत्यक्ष और तात्कालिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरव्यू मेथड क्या है, यहाँ आप लोग डायरेक्ट जानकारी ले लीजिए कि इसमें होता क्या है कि मनोवैज्ञानिक बालक तथा व्यक्ति से स्वयं मिलकर, यानी मान लीजिए कोई शिक्षक कोई शिक्षक की बालक को शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो ऐसे में साक्षात्कार विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, वो सीधे बालक या व्यक्ति से स्वयं मिलकर उनका पूरा सूचना प्राप्त करेंगे उनसे इंटरव्यू के माध्यम से, और इस तरह से विधि को बोला गया है साक्षात्कार विधि। अब देखते हैं साक्षात्कार विधि के प्रमुख गुण, लाभ और विशेषताएं। यह विधि वास्तविक सूचना एकत्रित करने में लाभदायक है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक सीधा संपर्क में आता है बालक और व्यक्ति के संपर्क में, और उनसे रिलेटेड सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे में ये जो विधि है साक्षात्कार विधि, ये जो है सूचनाएं प्राप्त करने में लाभदायक है और उनका रियल सूचनाएं। दूसरा है साक्षात्कार विधि बाल व्यवहार संबंधी नवीन घटनाओं की खोज करती है। यह विधि बालक के व्यावहारिक दोषों की पहचान करने में सहायक होती है। साक्षात्कार विधि बालक की असामान्यताओं को दूर करने में लाभकारी है। इस विधि द्वारा निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये इनका लाभ, इनकी विशेषता और इनके गुण अगर लिखने के लिए आए तो ही लिखना है इसको आपको, और इसका कुछ दोष और सीमाएं भी है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। साक्षात्कार विधि के दोष और सीमाएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका क्या क्या दोष है। साक्षात्कार विधि में धन, समय और श्रम का अपव्यय होता है, क्योंकि उसमें धन भी लगेगा, समय भी देना पड़ेगा और साथ ही श्रम भी उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए इसका व्यर्थ हो जाता है। साक्षात्कार विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष आत्मनिष्ठ होता है। साक्षात्कार विधि में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे में कोई भी जो है शिक्षक जो है साक्षात्कार विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके दोष और सीमाएं हैं कि उनको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इस विधि का उपयोग सीमित रूप में ही होता है, इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। तो इस तरह से आपको अपने अपने शब्दों में लिखना है। देख लेते हैं अगला, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में यहाँ पे देखिए प्रयोगात्मक विधि में, प्रयोगात्मक विधि एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक विधि का तात्पर्य नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण करना। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रित वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्रो ने लिखा है, प्रयोगात्मक विधि कक्षा शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। शिक्षक कक्षा में विभिन्न विधियों का प्रभाव ज्ञात करने हेतु प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि भाषण विधि और प्रदर्शन विधि में कौन सी शिक्षण विधि अधिक प्रभावी है। इस समस्या का निदान करने के लिए वह 1 महीने तक अपनी कक्षा को क्रमशः भाषण विधि और प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाते हैं। इसके बाद शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों का दोनों ही शिक्षण विधियों से परीक्षण प्राप्त करता है। परीक्षण के अंतर्गत छात्रों की उपलब्धि की तुलना करता है। यदि छात्रों को प्रदर्शन विधि द्वारा उत्तम उपलब्धि प्राप्त हुई है, उस दशक में शिक्षक यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है कि प्रदर्शन विधि शिक्षण की एक प्रभावी विधि है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को अभी क्लास दे रहा है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग करके, यानी कोई अगर शिक्षक के सामने 2 समस्या है कि कौन सी विधि अच्छा होगा, भाषण विधि या प्रदर्शन विधि, और ऐसे में वो 1 महीने तक दोनों विधि का प्रयोग करेगा, और जो विधि उनके लिए अनुकूल होगा, जो विधि ज़्यादा अच्छा होगा, वो उस विधि का प्रयोग करेगा। इस तरह की विधि को कहा गया है प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख लाभ और लक्षण। यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है, अतः इस विधि के द्वारा सही आंकड़े प्राप्त होते हैं। प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। प्रयोगात्मक विधि द्वारा व्यावहारिक घटनाओं को नियंत्रित दशाओं में सत्यापित किया जा सकता है।
प्रयोगात्मक विधि में उच्च कोटि की वैधता और वस्तुनिष्ठता देखी जाती है। वुडवर्थ का मत है इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी घटना का एक विशेष स्थान और समय में घटित होने के बाध्य करता है, अतः इस विधि में निरीक्षण करना आसान होता है। सभी परिस्थितियों उपयोगकर्ताओं के नियंत्रण में रहती है, अतः आवश्यकता के समय उनकी पुनरावृत्ति संभव है। आप देख लेते हैं प्रयोगात्मक विधि के कुछ दोष और सीमाएं। प्रयोगात्मक विधि में बालक के व्यवहार की सभी दशाओं को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि बालक का व्यवहार प्रतिफल में बदलता रहता है। प्रयोगात्मक विधि प्रयोगशाला जैसा कृत्रिम वातावरण तैयार करके बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है, जो कि अनुचित है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा सामाजिक पक्षों का अध्ययन करना संभव नहीं है। यह विधि बालक के समक्ष व्यवहार संबंधी नैतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। अगला देख लेते हैं प्रश्नावली विधि। तो क्वेश्चनियर मेथड क्या है? तो प्रश्नावली विधि से आप लोग नाम से सुन रहे होंगे कि प्रश्न के माध्यम से जो पढ़ाई जाती है, तो क्या है, चलिए आपको इसको डिटेल्स में क्लास करते हैं। तो आप लोग का कमेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट्स कीजिए कि आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है और आप लोग जो है कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लास वो है प्रश्नावली का तात्पर्य है प्रश्न के उत्तर प्राप्त करके बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। अतः इस विधि के अंतर्गत किसी घटना या समस्या का अध्ययन करने के लिए छोटे और सरल प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। इसके बाद इसे संबंधित बालक अथवा समूह को हल करने हेतु दिया जाता है। इस तरह प्राप्त उत्तरों का निरीक्षण और वर्गीकरण किया जाता है। यह सामाजिक अध्ययन की अत्यधिक उपयोगी विधि है। गुड एवं हट का मत है प्रश्नावली उत्तर प्राप्त करने की एक युक्ति है, जिसमें एक प्रपत्र पर उत्तरदाता स्वयं ही उत्तर लिखता है। उसके बाद है प्रश्नावली विधि के प्रमुख लाभ या गुण। तो इस विधि के प्रमुख लाभ क्या क्या है और गुण क्या है, चलिए विशेषता क्या है देख लेते हैं। यह विधि बाल व्यवहार के अध्ययन की एक अत्यंत सरल विधि है। प्रश्नावली विधि के द्वारा बालकों से वस्तुनिष्ठ उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्नावली विधि से वास्तविक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। यह विधि समाज संबंधी व्यवहार के अध्ययन में अत्यंत लाभदायक है। इसी तरह से प्रश्नावली विधि के अपने दोष एवं सीमाएं। प्रश्नावली विधि में बाल व्यवहार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली तैयार करना एक अत्यंत कठिन जटिल कार्य है। तो प्रश्नावली विधि के दोष और कुछ सीमाएं हैं और इसमें बाल व्यवहार संबंधी जो सूचनाएं प्राप्त करना है और इसके लिए जो प्रश्नावली तैयार करना होता है वो एक बहुत जटिल कार्य होता है। इस विधि के प्रयोग से प्राप्त सूचनाएं कम विश्वसनीय होते हैं। प्रश्नावली विधि से प्राप्त निष्कर्ष अशुद्ध होते हैं। प्रश्नावली विधि में उत्तर देने वाला सही सूचनाएं छिपा भी सकता है। तो ये हुआ आपका प्रयोग क्या हो गया आपका प्रश्नावली विधि। अब बात करेंगे अगला विधि, वो है अवलोकन विधि। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका भी तैयारी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है निरीक्षण करना या विचार करना। यह ऑब्जर्व शब्द से बना है जिसका अर्थ है ध्यान देना, परीक्षण करना या अनुष्ठान करना आदि। इसका अर्थ सीधा अर्थ है आँखों से देखना भी है। तो इस तरह से आपको अवलोकन विधि के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है कि अवलोकन का इंग्लिश वर्ड है ऑब्जर्वेशन, जो कि हिंदी रूपांतरण है अवलोकन का, और इसका शाब्दिक दृष्टि से जो अर्थ है वह है निरीक्षण और विचार। उसके बाद अवलोकन विधि की परिभाषा। तो अवलोकन विधि की परिभाषा में यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन के विद्वानों ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप लोगों को जान लेना है, ठीक है, और इसको समझ लेना है। तो और इसको आप लोग को नोट कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अवलोकन विधि के कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। पीबी एंग और ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी, इन दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे आपको हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पीबी एंग के अनुसार, तो आपको यहाँ पे जो लिखना है कि पीबी एंग के अनुसार अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचारपूर्वक अध्ययन है, यानी आँखों के द्वारा किया गया विचारपूर्वक अध्ययन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थानों के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाले अलग अलग इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी, घटनाओं को उसी प्रकार देखना और वर्णन करना जिस प्रकार के कार्य करण अथवा पारस्परिक संबंधों के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटते हैं। आप देख लेते हैं अवलोकन पद्धति की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, इसकी क्या क्या गुण, लाभ और विशेषताएं हैं। तो अवलोकन विधि है प्रत्यक्ष पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान की दो पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें अनुसंधानकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। प्राथमिक सामग्री का, सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्षतः संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। तो ये पद्धति जो है ये वैज्ञानिक पद्धति है। तो सामाजिक अनुसंधान अन्य पद्धति की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आँखों से देखकर सामग्री का संग्रहण किया जाता है, इसीलिए उसमें विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता रहती है। मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग, अन्य पद्धतियों की तुलना में इसमें मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, जिससे सामाजिक घटनाओं को आँखों से देखकर जांच पड़ताल की जा सकती है। अगला है विचारपूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी अवलोकन क्यों ना हो, उसका निश्चित उद्देश्य होता है। अगला है विश्वसनीयता। अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीयता भी होती है, क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीयता होते हैं। अगला है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। अवलोकन पद्धति की कुछ सीमाएं हैं और दोष भी हैं, तो चलिए इसका सीमाएं और दोष को भी जान लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, विश्वसनीयता का अभाव। अवलोकन पद्धति में अनुसंधानकर्ता घटनाओं को देखकर सूचनाएं एकत्रित करता है। वह सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं के प्रति पक्षपात का दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे तथ्य अविश्वसनीय हो जाते हैं। व्यवहारों की कृत्रिमता। अधिकांशतः ऐसा पाया जाता है कि जब व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है तो अपने वास्तविक व्यवहार का त्याग कर देते हैं और बनावटी व्यवहार अपना लेते हैं, इसीलिए यथार्थ का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। अगला है अव्यवस्थित अवलोकन। अवलोकन की भी वैज्ञानिक प्रणालियाँ होती हैं। अनेक बार इन प्रणालियों का प्रयोग न करके अव्यवस्थित ढंग से अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार जो सामग्री प्राप्त होती है उसकी वैज्ञानिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपर्याप्त घटनाएं। कभी कभी अत्यंत ही कम घटनाओं का अवलोकन कर लिया जाता है और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं, जिनमें विश्वसनीयता की कमी रहती है। अवलोकनकर्ता की अभिमति। अवलोकनकर्ता को अपनी धारणाएं, विश्वास, मूल्य और विचार भी तटस्थता को समाप्त
कर देते हैं और इस प्रकार अध्ययन भी अविश्वसनीय हो जाता है। तो ये हुआ 3 टॉपिक ख़त्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4। तो कंप्लीट मैराथन क्लास आप लोगों के लिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप लोग का बेहतरीन तैयारी भी होगा और बेहतरीन रिजल्ट भी होगा। तो बस इसी तरह से आप अपनी तैयारी अपने से जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने से तैयारी जरूर कीजिए। साथ ही हमारे द्वारा दिए जा रहे क्लासेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी इस मैराथन क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर का भी क्लास देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो और बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। टोटल फाउंडेशन 4 पेपर और बाकी पेपर्स टोटल 10 पेपर्स का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स है। तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। बालक की अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि बालक के जो व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है और उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे आपको हम कुछ पॉइंट दे रहे हैं और इन सभी पॉइंट का डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्लास भी देंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बालक की अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, सीखना यानी लर्निंग, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अंतर्नोद और प्रलोभन यानी ड्राइव एंड इंसेंटिव्स, सक्रियता और उद्दोलन यानी एक्टिवेशन एंड अराउजल। तो ये जो है 6 कारक ऐसे हैं जो बालक का जो व्यवहार होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। आप चलिए इसके बारे में आपको डिटेल्स में क्लास देते हैं एक एक करके। सबसे पहले परिपक्वता के बारे में, ये जो 6 पॉइंट आपको लिख दिए, इस 6 पॉइंट को आप लोग नोट करना है, कॉपी में नोट कर लीजिए और इन 6 पॉइंट के माध्यम से आपको डिटेल्स में आपको जो बताएंगे और इसमें क्लास देंगे उसको आपको समझ लेना है और उसका अपने शब्दों में आंसर बनाना है। पहला है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। क्या है मैच्योरिटी, देख लेते हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में परिपक्वता का कार्य और महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। बालक की आयु के बढ़ने के साथ साथ इसका महत्व कम होने लगता है और वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित मानव व्यवहार के अधिगम में परिपक्वता का बहुत अधिक महत्व है। तो मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आप सभी जानते हैं। और ऐसे में बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस वैसे वैसे इसका महत्व भी कम होने लगता है और वातावरण का प्रभाव इस तरह से देखने भी लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 8 महीने के बालक को ट्राईसाइकिल चलाना कितना भी क्यों ना सिखाया दिया जाए, वह शारीरिक परिपक्वता के अभाव में ट्राईसाइकिल चलाना नहीं सीख पाते हैं। सामाजिक अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के अधिगम में परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये है पहला। उसके बाद है सीखना। सीखना में क्या क्या है, सीखना यानी लर्निंग। लर्निंग भी बालक के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जैसे यह व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है। सीखने की क्षमता के विकास के साथ साथ बालक भूख, प्यास, सेक्स और नींद अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को सीखता है और फिर सामूहिकता, संग्रहणशीलता, आक्रामकता, शक्ति और उपलब्ध प्रेरणाओं से संबंधित व्यवहार को सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहते रहते दूसरे व्यक्तियों की इन अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को नकल या अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो बच्चे जो है, बालक जो है बहुत कुछ सीखते हैं और जब जन्म के बाद, जब एक बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद वो धीरे धीरे जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ वो सीखने लगते हैं और उसको भूख के साथ साथ प्यास, ये सारी चीज़, नींद लेना, ये सारी चीज़ सीखते रहते हैं। अगला है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो ये भी बुद्धि जो है ये भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि के ही द्वारा बालक ज्ञान और संकेतों से चक्र अधिगम कर सकता है, अमूर्त और मूर्त चिंतन कर सकता है और उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं भी कर सकता है। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को बालक का बुद्धि स्तर
महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। यहाँ देखा गया है कि जिन बालकों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है वह अनेक प्रकार की अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को अपेक्षाकृत जल्दी और अधिक सीखते हैं। तो बुद्धि भी बालक के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है पॉइंट मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बालक अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में जिस प्रकार की अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को देखता है उसी व्यवहार को अनुकरण द्वारा सीखते भी हैं। यही कारण है कि जिन समूह या समाज में शक्ति, अभिप्रेरणा और आक्रामकता को महत्व दी जाती है वहाँ के बालकों में इन अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जहाँ पे शक्ति, अभिप्रेरणा, आक्रामकता ये इसको ज़्यादा महत्व दी जाएगी, इसको ज़्यादा सिखाया जाएगा तो बालक जो है उस टाइप के बन जाते हैं। इसी प्रकार जिन समूहों में सहनशीलता की अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में पाई जाती है उस समाज के बालकों में यह अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जैसे जिस वातावरण में, जिस समाज में बालक रहते हैं उसी के अनुरूप वो ढल जाते हैं। अगला है अंतर्नोद और प्रलोभन, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। तो क्या है ड्राइव एंड इंसेंटिव्स और अंतर्नोद और प्रलोभन, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस दिशा में हुए अध्ययनों में यह देखा गया है कि अंतर्नोद व्यक्ति को क्रियाशील बनाते हैं और क्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है। अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरित व्यवहार के विकास को अंतर्नोद महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाला कारक है। प्रलोभन बालक को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि यह बालक में अंतर्नोद संबंधी व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि बालक के लिए एक प्रलोभन जितना अधिक मूल्यवान होता है वह प्रलोभन अंतर्नोद संबंधी व्यवहार को उतना ही अधिक प्रबल कर देता है। अगला है सक्रियता और उद्दोलन। तो एक्टिवेशन एंड अराउजल ये भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक के समस्त व्यवहार का कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान का विशेष रूप से सक्रियकरण और उद्दोलित होना है। जब तक यह उद्दोलित नहीं होगा बालक में अभिप्रेरणा और संबंधित व्यवहार का विकास नहीं होगा। बाह्य उद्दीपक, आंतरिक संवेग और संज्ञानात्मक कारक उद्दोलन का प्रभावित करते हैं। तो ये हुआ। अब चलिए इम्पॉर्टेंट क्लास टॉपिक है, अगला है अभिवृद्धि और विकास। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका भी कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इसी तरह से कमेंट्स करते रहे और आप लोग कमेंट्स में जो भी लिख रहे हैं बहुत अच्छी लग रहा है और साथ ही आप लोग अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपकी जो भी तैयारी है आप अपने से कीजिए, लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, इतना मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है टॉपिक नंबर 5 अभिवृद्धि और विकास। साथ ही आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और आप लोगों के लिए और अच्छे से समझाने का कोशिश रहेगा मेरा। तो अभिवृद्धि और विकास और इनमें अंतर, ये क्वेश्चन में कई बार देखने को मिलता है। तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास देते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को बता दें और अभिवृद्धि और विकास क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे अभिवृद्धि। तो ह्यूमन ग्रोथ, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के बाहरी पहलुओं के विकास से है, जैसे उसका वजन, लंबाई, उसकी कार्य करने की क्षमता। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अभिवृद्धि वह सीमा है जो 18 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु में पूर्ण हो जाती है। यानी अभिवृद्धि जो है वो आपका क्या है कि व्यक्ति के बाहरी पहलुओं के विकास से है, जैसे वजन, लंबाई और कार्य करने की क्षमता। और आप सभी जानते हैं कि एक मानव का, एक बालक का जो शरीर का वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, वो एक निश्चित सीमा 18 साल 20 साल तक जाकर रुक जाती है। उसके बाद उसका वजन, उसकी लंबाई उतना चेंजेस नहीं होता है जितना
जो है उसके पहले होता है, यानी 18 और 20 तक ये जो है लंबाई का बढ़ना, ये सब वृद्धि जो है उसका सीमा रहती है। तो इस तरह इसको बोला जाता है अभिवृद्धि। तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के आकार, वजन एवं उसके कार्य करने की क्षमता में होने वाली उस क्षमता से होता है जो उसके जन्म से किशोर अवस्था तक होती है। तो यहाँ पे आप लोग एक और यहाँ पे कर दे, थोड़ा सा डिटेल्स कर दे कि अभिवृद्धि क्या है कि 18 से लेकर 20 तक जब बालक का एज होता है तो ये सीमा तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक, वृद्धावस्था तक, 80, 100, 150, जब तक आपका जीवन है तब तक आपका विकास होता रहेगा। आप बस इसको और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मानव अभिवृद्धि की कुछ परिभाषा दी गई है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। सामान्य दृष्टि से मानव वृद्धि को निम्न रूप में परिभाषित करना चाहिए। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है जो उसके गर्भ समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। ये जो है परिभाषित की गई है फ्रैंक के शब्दों में, ठीक है। चलिए, अभिवृद्धि की कुछ परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं को भी आप लोग को लिखना है। तो देखिए क्या है, अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी आपका वजन बढ़ना, आपका लंबाई बढ़ना, ये सारा चीज़ कौन तय करता है? प्राकृतिक। तो यह एक तरह का प्राकृतिक प्रक्रिया है। मानव अभिवृद्धि की यह प्रक्रिया जन्म से किशोर अवस्था तक, यानी 0 से 18 वर्ष तक ही होती है। अभिवृद्धि से आशय मनुष्य की लंबाई, वजन एवं आकार में परिवर्तन से है, जो निश्चित समय तक चलता है। यानी अभिवृद्धि मतलब ये हो गया कि लंबाई, वजन और आकार में जो परिवर्तन होता है उसका एक निश्चित समय तक होता है, निश्चित सीमा भी होते हैं। इसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। अभिवृद्धि के अनेक चरण होते हैं, यह कभी अधिक मात्रा में या कभी निम्न मात्रा में होती है। मानव अभिवृद्धि सामान्यतः पर्यावरण एवं वंश अनुगत क्रम में होती है, अर्थात उसके वातावरण एवं जन कुल के अनुसार उसकी अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है। अनेक वैज्ञानिक अभिवृद्धि को 18 से 20 वर्ष की आयु में मानते हैं। तो अभिवृद्धि 0 से लेकर 18 वर्ष तक, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इसको 18 से 20 तक भी मानते हैं। इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से आपको आंसर बनाना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अर्थात इसका मापन गणितीय संख्याओं एवं विधियों से किया जाती है। जैसे आपका लंबाई का बढ़ना, आपका वजन का बढ़ना, इस तरह आपका मापन हो जाती है। तो ये मापन को इसलिए कहा गया मात्रात्मक होती है। फ्रैंक ने लिखा है, शरीर एवं विकास के किसी पहलू में जो परिवर्तन होता है उन्हें अभिवृद्धि कहा जाता है, और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वह विकास कहलाता है। तो अब चलिए यहाँ पे विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास और अभिवृद्धि में इतना ही फर्क है कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक रुक जाएगी, लेकिन विकास आपका जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक आपके ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट, अर्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वह जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। 0 से लेकर आपका जब तक आप जीवित है तब तक आपका विकास होता रहेगा। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ विकास होते रहेगा। अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या था? अभिवृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से, जैसे लंबाई, आकार और भार में वृद्धि। जबकि विकास का तात्पर्य है संपूर्ण परिवर्तन से। तो चलिए अगला देख लेते हैं। मानव विकास की परिभाषा।
तो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य है प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये मानव विकास की परिभाषा है। इसको आप लोगों को जो है ध्यान रखना है और इसको आप लोगों को नोट कर लेना है और इसको आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। अब देखते हैं विकास की विशेषताएं। तो विकास की कुछ विशेषताएं भी हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो विकास और अभिवृद्धि मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाले, और वो आपका अभिवृद्धि क्या है उसका एक निश्चित सीमा होती है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं मानव विकास में बौद्धिक स्तर पर बल दिया जाता है, ठीक है। एक नंबर पॉइंट आप लोग यहाँ पे विशेषता हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, मानव विकास में बौद्धिक स्तर पर बल दिया जाता है। इसका मापन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरीकों से किया जाता है। मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ एक सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया होती है। मानव विकास भी वंशानुगत एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। चलिए अगला देख लेते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, ठीक है। आप कभी कभी ये क्वेश्चन भी आने देखने को मिलता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इनके विकास और अभिवृद्धि को स्पष्ट करें। तो क्या क्या लिखना है आपको अंतर में, देखिए। अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, यह एक निश्चित समय आने पर रुक जाती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला पॉइंट देना है कि अभिवृद्धि जो है उसका एक निश्चित सीमा होती है, 18-20 वर्ष तक की आयु तक ही होती है। लेकिन विकास ये जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलती रहती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि विकास सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी विकास जो है वो आपका बौद्धिक स्तर से होगा और सामाजिक स्तर पर होगा, लेकिन अभिवृद्धि वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में सिर्फ शरीर में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जबकि विकास में शरीर के साथ साथ सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो अब देख लेते हैं आगे। मानव अभिवृद्धि में पर्यावरण और वंश अनुक्रम प्रणाली का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है, जबकि मानव विकास में इनका प्रभाव कम मात्रा में पड़ता है। तो ये रहा 5 टॉपिक कंप्लीट। अब जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं। और ये टॉपिक से हर बार झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में 90% सवाल इससे आता रहता है। तो ये टॉपिक आप लोग तैयारी करके जरूर जाएं, हमारी तरफ से सजेशन रहेगा और इसका कंप्लीट क्लास देंगे। वीडियो जो भी देख रहे हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। 2 घंटे की इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्लास दिया जा रहा है, यानी जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर हमारी तरफ से बताया जा रहा है। बाकी 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो वो हम आपको टेलीग्राम या फिर दूसरे वीडियो के जरिए आप लोग को तैयारी करवाते रहेंगे। तो बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर आप हमें प्यार और सपोर्ट यूट्यूब पर भी देना चाहेंगे तो आपके लिए यूट्यूब की तरफ से हमें थैंक्स और ज्वाइन बटन मिला है। आप लोग यूट्यूब के नीचे इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन के साइड में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें थैंक्स में जाकर अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए 6 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो ऐसे तो बाल विकास की कई अवस्थाएं हैं, लेकिन सबसे मुख्य तौर पर 3 अवस्थाओं के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में क्लास देने जा रहे हैं। पहला है शैशव अवस्था, दूसरा है बाल्य अवस्था और तीसरा है किशोर अवस्था।
डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने 4 यहाँ पे विभाजित किया है, लेकिन हम आपको 3 अवस्था के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। शैशव अवस्था, 4 भागों में। शैशव अवस्था जो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की होगी। बाल्यावस्था जो 6 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था यानी 12 से लेकर 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ अवस्था यानी 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है उसको प्रौढ़ अवस्था। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल 3 अवस्था का ही विशेष महत्व दी जाती है। उनमें है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो चलिए अब इसका कंप्लीट क्लास करते हैं। पहला है शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या है, चलिए इसका एक एक करके क्लास देते हैं। तो शैशव अवस्था यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है इन्फेंसी। तो चलिए अब इसका क्लास करते हैं और उसके बाद फिर आपको 2 और अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग इस तरह से लाइव जुड़े हुए हैं। और बाद में भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बारे में जो आप लोग क्लास देंगे इसमें, तो एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ों को अलग अलग समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे शैशव अवस्था का। शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है। शैशव अवस्था मतलब शिशु काल, जो बच्चे जन्म लेते हैं उस काल को बोला जाता है शैशव अवस्था, जो 0 से 5 या 6 साल तक के वर्ष होते हैं। यह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इनफेरी शब्द से मिलकर बना है। तो जो शिशु को इन्फेंसी इंग्लिश में कहा जाता है, इन्फेंसी जो है वो लैटिन भाषा के इनफेरी वर्ड से आया है। और इनफेरी का मतलब है क्या है, बोलने के अयोग्य, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। इस अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जाता है, उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशव अवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन यानी परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो 20वीं सदी को बालक की सदी माना जाता है, फ्राइड के अनुसार, ठीक है। मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशव अवस्था के विकासात्मक विशेषताएं, तो यहाँ पे विकासात्मक विशेषताएं भी है शैशव अवस्था की, जैसे मानसिक विकास में तीव्रता, क्योंकि शिशु अवस्था में आप देखेंगे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मानसिक विकास उन पर बहुत तेज़ी से होती है, शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, सीखने की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है, तीव्रता होती है, और दोहराने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शैशव अवस्था की विकासात्मक विशेषताएँ हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बालक पर निर्भरता होती है, यानी दूसरों पर निर्भरता होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, स्वप्रेम की भावना होती है, यानी सबको अपना मानने लगते हैं, काम प्रवृत्ति के होते हैं, यानी हर कोई ना कोई उसको काम करते रहना है। छोटे छोटे बालक को देखेगा 2 साल 3 साल का, तो हर कोई ना कोई काम करता रहेगा, ऐसा लगेगा। तो ऐसे में बोला जाता है ये जो काम की प्रवृत्ति वाले हो गए। शैशव अवस्था में शिक्षा का स्रोत, तो शैशव अवस्था में शिक्षा कैसा होना चाहिए, इसके लिए 2 डेफिनेशन यहाँ पे। पहला है वैलेंटाइन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे वैलेंटाइन का दिया है, दूसरा तो हम यहाँ दिया नहीं है, तो आपको बस वैलेंटाइन के बारे में लिखना है यहाँ पे आप लोगों को। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशव अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बालक शैशव अवस्था में जब बालकों को शिक्षा का स्रोत शिक्षा देनी चाहिए तो कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पॉइंट लिखना है। पहला, शैशव अवस्था में पहला जरूरी है पालन पोषण। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बालक को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ चिकित्सक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।
यानी बालक को खाने पीने की, उसके पौष्टिक, उसके संतुलित भोजन, ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि बालक का विकास सही तरीके से हो सके। दूसरा है अच्छी आदतों का निर्माण। बालक अपने आसपास के वातावरण का अनुसरण करता है। यदि वह अच्छे वातावरण में रह रहा है तो वह अच्छी आदतों को सीख जाएगा। दूसरा है करके सीखने पर अधिक महत्व देना। बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। बालक को किसी काम को करके सीखने में अधिक आनंद का अनुभव भी प्राप्त होता है, जैसे वार्तालाप का अवसर, जिज्ञासा की संतुष्टि, स्नेह गुण का व्यवहार। तो अब देखते हैं बाल्य अवस्था। तो ये हुआ कंप्लीट आप लोगों का शैशवावस्था का क्लास। अब चलते हैं बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद बाल्य अवस्था का आरंभ होता है। यानी जो पहली अवस्था है वो है आपका शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको बोला गया है बाल्य अवस्था, और बाल्य अवस्था के बाद जो अवस्था शुरू होगी उसको कहा गया है आपका किशोर अवस्था। तो इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल और शैशवावस्था को आदर्श काल। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से ध्यान रखना है कि एक तो आपका शैशव अवस्था जो 0 से लेकर 6 साल, और 6 से लेकर 11-12 साल तक का आपका बाल्य अवस्था, और बाल्य अवस्था के बाद आपका किशोर अवस्था। बस इस तरह का। तो पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मनोवैज्ञानिकों ने इस व्यवस्था को निम्नलिखित नाम दिया। तो बाल्य अवस्था को अलग अलग नाम भी दिया गया है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए क्या क्या नाम दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय की आयु, ठीक है। तो बाल्य अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में ही बच्चे जो है 6 साल 7 साल की एज में ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बालक इसी अवस्था में ही अपनी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा शुरू करता है। दूसरा इसका नाम दिया गया बाल्य अवस्था को स्फूर्ति आयु, क्योंकि इस समय में बालक के अंदर स्फूर्ति बहुत अधिक होती है। उसके बाद इसको और आयु का नाम दिया गया है बाल्य अवस्था में। तो देखिए बाल्य अवस्था 6 से 11-12 साल। तो इन सभी, जब आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो इन ऐसे बालकों का आपके इमेजिन करना होगा, आपके दिमाग में लाना होगा। जैसे आप उसका इमेजिन कीजिएगा ऐसे बालक का जो 6 से लेकर 11 साल के बीच, तो आपको आंसर जो है अपने आप लिखने, अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है बाल्य अवस्था में, उसका नाम है गंदी आयु, क्योंकि इस अवस्था में कई बालक ऐसे होते हैं जो खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में अधिक ध्यान लगा देते हैं, और इसके कारण वह गंदी और लापरवाह रहते हैं। और इस आयु को जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने समूह आयु भी कहा है, क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और वो अपना अपना समूह बनाते हैं। तो ऐसे इस एज में बालक जो है समूह में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको समूह आयु भी कहा गया है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देता है उन्हें बालक के आधारभूत आवश्यकताएं एवं उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का पूर्व जानकारी होना चाहिए जो उनमें व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वे आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगते हैं। कुछ डेफिनेशन भी दी गई है इस अवस्था के बारे में, बाल्य अवस्था के बारे में, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2 अवस्था यहाँ पे 2 डेफिनेशन, कोल एवं ब्रूस, और दूसरा है किलपैट्रिक। तो कोल एवं ब्रूस का कहना है बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, और किलपैट्रिक का कहना है कि बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंद्वता की अवस्था है, यानी बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदी, यानी प्रतिद्वंद्वता मतलब कंपटीशन की आयु है। अब बाल्य अवस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या है, जैसे आप लोग शैशवावस्था का विकासात्मक अवस्था बता दिए कि बहुत तेज़ी से सब कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, यानी शिशु अवस्था में जो तीव्रता होती है वो बाल्य अवस्था में आने के बाद वो स्थिरता हो जाती है, यानी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। अगला है बाल्य अवस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक में विकास में भी स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्य अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला संचय काल, यानी 6 से लेकर 9 वर्ष तक की आयु। दूसरा परिपक्व काल, जो 9 से
परिपाक काल, यानी जिसको 9 से 12 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे अगला है आत्मनिर्भरता की भावना। शैशव अवस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। बाल्यावस्था में वह अपना व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी आदि स्वयं कर लेता है। प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है, तो इस तरह उसके कंपटीशन में आने लगता है। तो इस तरह का पॉइंट ना आप अपने घर में या आसपास जो भी है उन बालकों के बारे में अगर सोचिएगा तो आप ये सब आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा की भावना तो हो गया कि भाई बहन या आसपास के दोस्त वगैरह से झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है सामूहिक प्रवृत्ति की भावना, यानी समूह में रहना पसंद करेगा। बाल्यावस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, जिससे बालकों में सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। अनुकरण के प्रवृत्ति का विकास, इस एज में बच्चे जो है अनुकरण यानी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास होता है। इस आयु में बालक झूठ बोलना और चोरी करना भी सीख जाते हैं। अगला है संवेगों पर दमन। बाल्यावस्था में बालक उचित और अनुचित में अंतर समझने लगता है। बालक सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। फिर है अगला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वो है किशोर अवस्था। तो शैशव अवस्था पहली अवस्था, दूसरी अवस्था है आपका जो करवा दिया हम अभी क्लासेस, वो है बाल्यावस्था, और तीसरा इंपॉर्टेंट है किशोर अवस्था। तो चलिए किशोर अवस्था का क्वेश्चन भी आता है अलग से किशोर अवस्था के बारे में, तो इसको आप लोगों को कंप्लीट क्लास देते हैं। अब बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था का शुरू होती है। यानी सबसे पहले शैशव अवस्था यानी शिशु अवस्था, दूसरा है आपका बाल्यावस्था, और तीसरा है आपका किशोर अवस्था, जिसको एडोलसेंस भी कहा जाता है। तो ये तीसरी अवस्था है तथा प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस भी कहते हैं। चलिए, एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो एडोलसेंस, जिसका हिंदी में नाम है किशोर अवस्था, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है और जो कि एडोलसियर से बना है, और इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और जिसकी समाप्ति पर बलपूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है और अत्यधिक भूख का अनुभव भी होने लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोर अवस्था का आरंभ 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। किशोर अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी है, यहाँ पे हम आपको देने जा रहे हैं। इसको आप लोगों को छोटा छोटा है पॉइंट, ये सब आपको ध्यान में रखना है और इसको नोट कर लेना है। पहला है रॉस के अनुसार किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये किसका कहना है? तो रॉस का कहना है। अगला है क्रो, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अगला है किलपैट्रिक, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये आपका परिभाषा डेफिनेशन है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को 2 भागों में बांटा है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था में 12 से 16 वर्ष तक और उत्तर किशोर अवस्था में 17 से 19 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व किशोर अवस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। तो ये सब आप पॉइंट में याद रखिएगा, ठीक है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय में शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। पूर्व किशोर अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया है। तो देखिए, इसको कौन कौन सा काल कहा गया है? द्रुत एवं तीव्र विकास काल, और दूसरा इसको बड़ी उलझन की काल भी कहा गया है।
क्योंकि आप सभी पता है कि किशोर अवस्था क्या होती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें जो है बालक को सही जो है अजीब टाइप के लगते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका किशोर अवस्था, तो इस तरह से इमेजिन करके आपको लिखना है अपने वर्ड में। क्योंकि इस समय में माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक उसे बात बात पर डांटते, रोकते और टोकते रहते हैं। वह सदैव उलझनपूर्ण स्थिति में रहता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। आप देखिए, किशोर अवस्था के विकास के दो सिद्धांत हैं। पहला त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमित विकास का सिद्धांत। ये दोनों पॉइंट आपको समझना है, ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ आपको समझ के लिखना है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का समर्थन स्टैलनेक हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में ही किया है। उनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है, जिनका शैशव अवस्था व बाल्य अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह से त्वरित विकास होता है उसमें। दूसरा सिद्धांत बता दिया गया है क्रमित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ है, जिनका मानना है कि किशोर अवस्था में मानसिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती है वो एकदम ना आकर धीरे धीरे क्रमशः आती है। तो ये हुआ क्रमित विकास का सिद्धांत और त्वरित विकास का सिद्धांत। चलिए, किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी आप लोगों को क्लास देते हैं। तो ये कंप्लीट आप लोग क्लास देते जा रहे हैं। अब वीडियो जो भी लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का कमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग को प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन आप लोग दिख रहा होगा, आप लोग चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर आप हमें थैंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। आपका कमेंट हाईलाइटेड होगा, आप जो है आपका सब कुछ हम देख पाएंगे। तो ये प्यार और सपोर्ट आपका, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए अब क्लास अगला कर दिया है किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं। पहला है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में कौन कौन सी विशेषता है? पहला है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में किशोर तथा किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ होने के लक्षण होते हैं। इस अवस्था में किशोरियाँ स्त्रीत्वों को तथा पुरुषत्वों को प्राप्त करते हैं। भार एवं लंबाई में भी वृद्धि होती है। तो देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोरी होती है, जो लड़की होती है, वो जो है स्त्रीत्व प्रधान, मतलब स्थिरता आ जाती है, और पुरुष में क्या आती है, पुरुषत्व आ जाती है। यानी जो स्त्री का गुण होते हैं वो बालिकाओं में आना स्टार्ट हो जाता है, जो पुरुषों का गुण है वो पुरुष में, बालकों में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे भार, लंबाई में वृद्धि, उसके बाद आपका आ गया कि दाढ़ी और मूंछ जो किशोरों में बढ़ने लगता है, उसमें रोमावली दृष्टिगोचर होने लगती है, दिखने लगती है। वो अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। किशोर स्वस्थ, सबल और उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियाँ अपनी आकृति को नारी सुलभ आकर्षण करने की इच्छुक रखती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको शारीरिक विकास। अगला है बौद्धिक विकास। किशोर अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किशोर किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं परिलक्षित होने लगती हैं। मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है। वह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगता है। अगला है अपराध प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में इच्छा पूर्ति, निर्बाधा तथा असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अगला विशेषता क्या है? काम भावना के विकास। किशोर अवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता है। शैशव अवस्था का दबा हुआ यौन आवेश जो बाल्य अवस्था में सुप्त अवस्था में रहता है पुनः जागृत हो जाता है। तो ये वीडियो सेशन 2020-22 के तैयारी के लिए है। अगर कोई सेशन 21-23 की भी तैयारी कर रहा है इस वीडियो से तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग का भी जब सेशन 21-23 का फाइनल एग्जाम होगा तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को भी तैयारी करवाया जाएगा। लेकिन 20-22 के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन आप लोगों को क्लासेस दिया जा रहा है, तो इससे आप लोग तैयारी जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। तो ये रहा किशोर का पूरा चैप्टर, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक्स है, वो है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का। और ये टॉपिक भी झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास करते हैं।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के समस्त व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है, अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का निर्धारण उसके द्वारा किए गए कार्य, गतिविधियां, व्यवहार, आचार, विचार आदि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्षों द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व आंग्ल भाषा में पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, यानी व्यक्तित्व एक ऐसा हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश वर्ड है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई है और परसोना शब्द का शाब्दिक अर्थ है नकाब या मुखौटा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि व्यक्तित्व का जो इंग्लिश वर्ड है वह है पर्सनैलिटी, जो हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व का जो इंग्लिश वर्ड है पर्सनैलिटी, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द परसोना शब्द से हुई है और परसोना शब्द का शाब्दिक अर्थ है नकाब यानी मुखौटा। जो मुखौटा मतलब जो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे सर्कस वगैरह में या फिर कहीं पे भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो कि वहाँ पे मुखौटा पहना जाता है। नकाब या मुखौटे से तात्पर्य है नकली चेहरा। तो इस तरह से आपको जो है अपनी भाषा में लिखना है ये सब, ठीक है। नकाब या मुखौटे से तात्पर्य है नकली चेहरा। माना जाता है कि यूनानी लोग मुखौटा लगाकर मंच पर अभिनय किया करते थे। मुखौटे का प्रयोग इसीलिए किया जाता था ताकि उनका असली चेहरा लोगों के सामने ना आ जाए। मुखौटे की सहायता से मंच पर अभिनय करने वाले अभिनयकर्ता अपनी असल पहचान छुपाते थे। मुखौटे के कारण यह जान पाना मुश्किल होता था कि अभिनयकर्ता कोई दास है या कोई विदूषक है या कोई राजा है या कोई रानी है या कोई राजनर्तकी है। तो इस तरह से पर्सनैलिटी शब्द आया हुआ है और उसका डिटेल्स में क्लास। चलिए आप देख लेते हैं कि व्यक्तित्व का व्यापक अर्थ में क्या इसका मीनिंग है पर्सनैलिटी का। प्राचीन काल में यूनानियों द्वारा व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से था, परंतु धीरे धीरे व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को भी शामिल कर लिया गया। व्यक्तित्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति प्लस तथ्य। व्यक्ति के अंतर्गत सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्य पाए जाते हैं। व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों के योग को व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य रूप के सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्वों का संपूर्ण योग व्यक्तित्व है। तो प्यास लग गया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों को क्लास करवाते हैं। तो जो भी है आप लोग कमेंट लिखिए, आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत मोटिवेट भी मिल रहा है। साथ ही आप लोग का तैयारी इसी तरह से कराते रहेंगे। फिर इंतजार कीजिएगा, कल रात में भी आप लोग को 8 बजे इसी तरह से फाउंडेशन का कंप्लीट चारों पेपर कराएंगे और बाकी पेपर से भी आप लोग का इसी तरह से मैराथन क्लास जारी रहेगा। तो अब चलिए व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की परिभाषा। विलियम वुड्सवर्थ के अनुसार कि यहाँ पे तीन डेफिनेशन है। यहाँ पे 3 डेफिनेशन में से आपको कोई भी 2 डेफिनेशन ध्यान में रखना है। विलियम वुड्सवर्थ के अनुसार क्या कहा है देखिए, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। और वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जबकि मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व के ढांचे, व्यवहार की विधियाँ, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। ये सब जो है आप अपने शब्दों में लिखना है। आप इनका फर्स्ट डेफिनेशन इस तरह से ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अगला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व यानी कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, उनका जो व्यक्तित्व है उनको कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो चलिए देख लेते हैं। 2 कारक प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। पहला है वंश अनुक्रम, दूसरा है वातावरण। तो इसको संपूर्ण क्लास देने से पहले आप लोग बता दें वंश अनुक्रम किस तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और वातावरण जिस तरह का वंश अनुक्रम होगा उसी तरह से बालक का व्यक्तित्व की रचना होती है और जिस तरह का वातावरण में बच्चे बालक रहेंगे उस तरह का पर्सनैलिटी उसमें विकास होती है। तो चलिए आप डिटेल्स में क्लास करते हैं। वंश अनुक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले निम्न कारक। तो वंश अनुक्रम के अंतर्गत क्या क्या, वातावरण के अंतर्गत क्या क्या। तो वंश अनुक्रम के अंतर्गत क्या क्या है। पहला है जैविक प्रभाव। मनुष्य के शरीर में अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।
जैसे पीयूष ग्रंथि की कमी से व्यक्ति बन जाता है, ठीक है, कमी से व्यक्ति बना होता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी अधिकता से मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बना है वो बौना होगा एक्चुअली। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है उसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है और दूसरी तरफ इसकी अधिकता हो जाने से व्यक्ति अधिक भी लंबा हो जाती है। तो इस तरह का जैविक प्रभाव से भी व्यक्तित्व का प्रभावी मतलब व्यक्तित्व मतलब इसका आपका लंबाई में भी कम बेसी होता है, ये भी एक पर्सनैलिटी में आता है। दूसरा, शारीरिक संरचना का प्रभाव। शारीरिक संरचना के अंतर्गत बालक की लंबाई, चौड़ाई, शरीर की रचना, त्वचा का रंग इत्यादि आते हैं। ये सारी चीज़ें बालक के माता पिता से प्रभावित होती हैं। मानसिक योग्यता का प्रभाव, ये सारा चीज़ वंश अनुक्रम के अंतर्गत, ठीक है। मानसिक योग्यता का प्रभाव, मानसिक योग्यता के अंतर्गत बुद्धि, चिंतन, स्मृति इत्यादि आते हैं। यदि माता पिता से प्रभावित होता है, अर्थात अगर माता पिता ही की बुद्धि तीव्र है तो हो सकता है कि बालक भी उच्च बुद्धि का हो सकता है, ठीक है। विशिष्ट रुचि का प्रभाव, विशिष्ट सूची में इसी किसी व्यक्ति का पसंदीदा कार्य आता है, जैसे कलाकारी, संगीत, व्यापारी इत्यादि आते हैं। अगर कोई व्यक्ति संगीतज्ञ है तो उसके होने वाले संतान में भी संगीतज्ञ का कुछ न कुछ गुण जरूर पाया जाता है। अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक आते हैं। क्या क्या है? वातावरण के अंतर्गत सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र इत्यादि आते हैं। यह सभी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बालक जिस परिवेश में रहता है वह उसी का अनुसरण करता है। सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, इसके अंतर्गत रहन सहन और रीति रिवाज आते हैं। रहन सहन और रीति रिवाज दोनों बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बालक किसी व्यक्ति का कपड़ा पहनने का अनुसरण करता है। भौतिक वातावरण का प्रभाव, भौतिक वातावरण के अंतर्गत किसी विशेष जगह की जलवायु तथा उसके भौगोलिक स्थिति आती है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे गर्म प्रदेश के लोग काले रंग के होते हैं जबकि ठंडे प्रदेश के लोग गोरे रंग के पाए जाते हैं। तो ये भी वातावरण का प्रभाव है। तो ये तीन आपको सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पे आप लोगों को पर्सनालिटी का कंप्लीट क्लास दे दिया है, लेकिन ये टॉपिक भी कई बार झारखंड डीएलएड एग्जाम में पूछा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास करते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास मतलब कंप्लीट क्लास। तो चलिए इसका भी, और इसके साथ साथ 2-3 टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट करवाएंगे और उसके बाद फिर आप लोग तैयारी कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप बाद में भी देख सकते हैं लाइव, इसको हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है। ये यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड हो गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता, तो चलिए इसका आप क्लास करते हैं शुरू। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, प्रत्येक बच्चों की सीखने की दर अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कोई जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्णतया समानता नहीं होती है। उनमें रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव आदि के संदर्भ में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य मिलेगी। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता यही है कि दो व्यक्ति की तुलना में आप जब करने जाओगे तो उनमें कोई ना कोई जो है आप उनको अंतर देखने को जरूर मिलेगा। चाहे वो कोई जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, फिर भी उसमें कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। तो जैसे उनका रंग, रूप, शारीरिक गठन या फिर विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव, कोई ना कोई अंतर आपको जरूर देखने को मिल सकता है। यही है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब चलिए इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है। वह एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक आदि दशाओं में भिन्न होते हैं। गला थोड़ा बैठ गया लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना तो करेंगे ही, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास को पूरा करना ही होगा। तो चलिए, इसी तरह उनमें पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की डेफिनेशन, परिभाषा। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष शामिल हो सकता है जिसे मापन किया जा सके। टॉयलर के अनुसार मापित की जाने वाली विभिन्नताओं के अस्तित्व को शारीरिक आकार, आकृति, दैहिकृत गामक क्षमताओं, बुद्धि, निष्पत्ति, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं व्यक्तित्व के लक्षणों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।
आप देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने प्रकार है। सामान्यतः व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की मानी जाती है। कितने प्रकार सर? 2 प्रकार का। पहला आंतरिक विभिन्नता, हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता के लिए ही होता है। उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक एक जैसे स्तर की नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति स्मृति की यानी याद करने की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन तर्क शक्ति में उतना अच्छा नहीं होता। वह चिंतनशील होने के साथ साथ सामाजिक भी हो सकता है। दूसरा है बाह्य विभिन्नता, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच शारीरिक और मानसिक शक्तियों और संरचनाओं के संदर्भ में घटित विभिन्नताओं को बाह्य विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। आप देख लेते हैं विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक। पहला है वंश अनुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण वंश अनुक्रम है। वंश अनुक्रम के कारक के प्रमुख रूसो, पियर्सन, टर्मन आदि थे, यानी ये सब वंश अनुक्रम के समर्थक थे। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विभिन्नता का विशिष्ट कारण वंश अनुक्रम है। यानी वंश का अनुक्रम एक ऐसा सिद्धांत है, इन्होंने सिद्ध किया है रूसो, पियर्सन, टर्मन ने, कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता लाने वाले एक कारक है। उसके बाद दूसरा है शारीरिक विकास। विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई, भार, शारीरिक संरचना तथा विभिन्न शारीरिक अंगों के विकास की गति और मात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अंतर देखा जा सकता है। अगला है आयु सामान्यता। आयु प्रत्येक बालक की बुद्धि, योग्यता, शारीरिक सामर्थ्य तथा परिपक्वता आदि में अंतर उत्पन्न कर देती है। अगला है स्वभाव। चिकित्सा शास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुष्यों में अंतर माना है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से तेज होता है और कोई सुस्त, कोई क्रियाशील होता है और कोई निष्क्रिय। तो स्वभाव की दृष्टि से भी व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, यानी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं। संवेगात्मक स्थिरता। अनेक शारीरिक, मानसिक और परिवेश जनित कारकों के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थिरता में अंतर होता है और इससे व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर बढ़ जाता है। आप देखते हैं 6 नंबर पॉइंट, सीखने से संबंधित अंतर। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की योग्यता, उसके प्रति अभिवृत्ति, तत्पर गति और संक्रमण के कारण अंतर लाया जाता है। तो ये भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे में सीखने से जो है संबंधित अंतर भी पाए जाते हैं। अगला है लिंग भेद। यद्यपि आधुनिक मनोवैज्ञानिक केवल लिंग भेद को लड़के लड़कियों में अंतर का कारण नहीं मानते, तो भी निस्संदेह लिंग भेद से व्यक्तियों में अंतर देखा जा सकता है। वातावरण। व्यक्तिगत अंतर में वातावरण का प्रभाव आनुवंशिकता से किसी प्रकार भी कम नहीं है। बालक के वातावरण में क्रमशः परिवर्तन से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जा सकता है। एक और कारण है, अन्य कारण है, उपयुक्त कारणों के अलावा अनेक कारण व्यक्तियों में अंतर उत्पन्न करते हैं, जैसे रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, व्यक्तित्व के विभिन्न स्थायी भाव तथा सामूहिक परिस्थितियाँ आदि। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम, और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास करते हैं। अधिगम और सीखना शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सभी व्यक्ति सीखना शब्द के अर्थ को समझते हैं। तो अधिगम मतलब ये हो गया आपका सीखना। और जो वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इस तरह से कमेंट करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग कमेंट करने के साथ साथ आप लोग यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप लोग थैंक्स देकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अधिगम और सीखना शब्द जो है पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी अधिगम मतलब ही सीखना होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम शब्द को हमें समझना होगा। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। अधिगम यानी कि लर्निंग या सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देती है और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष तो समय विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति आवश्यकता अनुसार अथवा परिस्थिति के अनुसार कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरे शब्दों में कहे तो
सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम की परिभाषाएं। तो अधिगम एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। वुडवर्थ। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। स्किनर वुडवर्थ ने क्या कहा है अधिगम की परिभाषा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की ही प्रक्रिया को ही अधिगम कहा गया है। स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य ने कहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम की कुछ विधियाँ भी हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। करके सीखना, निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद विधि, अनुकरण विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि अधिगम की विशेषताएं। चलिए अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना ही अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। तो अधिगम के सिद्धांत यहाँ पे देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। किसी एक सिद्धांत से मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्होंने व्यवहार के अध्ययन से अपनी विधि के अनुरूप अलग अलग अधिनियम के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सीखने के सिद्धांत को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने के रूप में करते हैं। जैसे घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकना, कि ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवहारिकवाद सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और उसके बाद देखिए संज्ञानवादी सिद्धांत। इस वर्ग से सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि इन दोनों के बीच व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियाँ, इच्छाएं, क्षमता आदि अनेक क्रियाएं होती हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अधिगम की विशेषता और उसकी प्रकृति। अगर अधिगम क्या है और अधिगम की विशेषता प्रकृति को लिखो तो आपको ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है और इसको लिखना है, ठीक है। अधिगम के अधिगम से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन कर देना है, डिटेल्स में लिख देना है मीनिंग, और यहाँ पे आपको विशेषता और प्रकृति को भी लिखना है। तो आप लोग कमेंट करते रहे, बस इतना ही, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। और अगर आप हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल को। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होता है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सीखना यानी अधिगम की इतनी सारी विशेषता है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक यानी पूरे संसार में पाने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखने का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्थाओं से होता है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखने की एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सीखना उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। सीखना व्यक्तित्व के सार्वभौमिक विकास में सहायक होते हैं। सीखने के द्वारा जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। सीखना समायोजन में सहायक है। सीखना और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। अधिगम में सदैव सही दिशा में विकास होना जरूरी नहीं है। तो ये है आपका अधिगम। अब एक और टॉपिक आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला, पूर्व अधिगम विषय वस्तु। एक एक करके आपको सबको डिटेल्स में देते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो अधिगम यानी सीखने को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। पहला है पूर्व अधिगम। बालक कितनी शीघ्रता से या कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया प्रायः शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ और व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी अधिक सुचारू ढंग से चलती है। यानी बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले अगर बच्चे में अधिगम पहले से है तो वो ज़्यादा और सीखते हैं। अगला है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर।
मैटर करता है यहाँ पे सब्जेक्ट। अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। बालक सरल एवं सार्थक बातों को अधिक शीघ्रता और सुगमता से सीख लेता है। यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग और महत्व रखती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। अतः बालक के जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं, जिससे वे शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। इसके विपरीत कमज़ोर, बीमार और अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता विशेष महत्व है, जिससे वे पुस्तक, कलम, कॉपी आदि ठीक ढंग से पकड़ सकें। मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, मेंटल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। मानसिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। अधिक बुद्धिमान बालक कठिन बातों को शीघ्रता से तथा सरलता से सीख लेते हैं। मानसिक रोगों से पीड़ित या कम बुद्धि वाले बालक प्रायः मंद गति से नवीन बातों को सीख पाते हैं। तो ये भी एक जो है प्रभावित करने वाला कारक है, मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। बालक का मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता जितना ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा सीखेंगे और उतना तेज़ी से सीखेंगे। लेकिन अगर कोई पीड़ित या कम बुद्धि वाले बालक हैं तो ऐसे में उनकी जो है गति मंद गति होगी और नवीन बातों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के सीखने में उनकी बुद्धि तथा मानसिक परिपक्वता दोनों का ही विशेष महत्व होता है। अगला है अधिगम की इच्छा, विल टू लर्न। अधिगम सीखने वालों की इच्छा पर भी डिपेंड करता है। यदि बालक में किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस बात को सीख लेता है। इसके विपरीत यदि बालक किसी बात को सीखना ही नहीं चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता है। तो अधिगम को ये भी प्रभावित करते हैं कि कोई बालक ऐसा है जो सीखने की कोशिश करेगा, सीखने की चाहत होगी, तो अगर कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो सीख लेगा। लेकिन कोई बालक उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बालक सीखने को मन ही नहीं करेगा, नहीं चाहता है, तो वो आप ज़बरदस्ती उसको सिखा नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह का आपका अधिगम की इच्छा, ठीक है। जैसे आप लोग जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो रहा है और इसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी करते रहे तो जितनी तैयारी आप पहले से कर रहे हैं, आपका इंटरेस्टेड है, उतना तैयारी आप कर पाएंगे और उतना अच्छा रिजल्ट भी होगा। और मुझे उम्मीद है आप सभी बेहतरीन तैयारी होगा और बेहतरीन तैयारी के साथ आपका बेहतरीन एग्जाम भी होने वाला है और साथ ही आप लोग का बेहतर रिजल्ट भी होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगा। चलिए आप लोग बस कमेंट करते रहे, मुझे इतना है। और मेरा अगर ये हो सके तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन, प्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है तो वह सीखने के कार्य में रुचि नहीं लेता है। अतः अध्यापकों को चाहिए कि सीखने से पहले बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करें। प्रशंसा एवं प्रोत्साहन के द्वारा तथा प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षा की भावना उत्पन्न करके बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। चलिए अगला है थकान यानी फैटिग। थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। थकान की स्थिति में बालक पूर्ण मनोयोग से सीखने की प्रक्रिया में तैयार नहीं हो पाता है तथा ठीक है थकान, इसको फैटिग, जब स्टूडेंट थक जाता है तो इसमें उसको प्रभावित करता है। अगर थक जाता है बालक तो अपने आप उस सीखने का मन नहीं करेगा। तो यही है यहाँ पे कि थकान की स्थिति में बालक पूर्ण मनोयोग से सीखने की प्रक्रिया में तैयार नहीं हो पाता है और उसका पूरा ध्यान विकेंद्रित होता रहता है, इधर उधर ध्यान रहता है, जिससे सीखना संदिग्ध हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला है वातावरण। अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शांत, सुविधाजनक, नेत्रप्रिय, उचित प्रकाश एवं वायु वाले वातावरण में बालक खुशी से और एकाग्र होकर सीख पाता है। जबकि इसके विपरीत अगर शोरगुल होंगे, असुविधाजनक वातावरण होगा तो बच्चे जो है सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और बच्चे बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। तो थकान और वातावरण का प्रभाव भी सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद है सीखने की विधि, लर्निंग मेथड्स। तो सीखने की विधि का भी अधिगम की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुछ विधियों से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। खेल विधि या करके सीखना विधि जैसे मनोवैज्ञानिक आधुनिक विधियों से ज्ञान शीघ्रता और सुगमता से प्राप्त किया जाता है तथा यह ज्ञान अधिक स्थायी भी होता है। इसके विपरीत अमनोवैज्ञानिक विधियों से यदि बालकों को जबरदस्ती सिखाए जाने का प्रयास किया जाता है तो बालक सीखने में रुचि नहीं लेता है। अगला टॉपिक है हमारा थर्ड आई का सीखने का सिद्धांत और इसके बाद आप लोग का जो क्लासेस है
वो कंप्लीट करेंगे। और फिर आप लोग अगर बाकी टॉपिक का भी अगर आपको तैयारी करना होगा तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110 911552 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है जब आप लोग को 10-11 टॉपिक जब समझ में आ रहा होगा और इस तरह से आप लोग क्लास दिए होंगे तो बाकी टॉपिक भी आप लोग ईजिली समझ जाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप लोग अगर और टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, हमारे नोट्स में और भी टॉपिक है, 15-16 से भी ज़्यादा टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, इसका कंप्लीट क्लास कराने के बाद आप लोग का क्लास को कंप्लीट करेंगे। और बाकी टॉपिक आपको तैयारी करने के लिए जो है या तो हम एग्जाम के टाइम तैयारी करवाएंगे या फिर आप लोग नोट से भी तैयारी कर लीजिएगा। और जिन लोगों को नोट्स दिया गया है आप लोग नोट से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, वो है थर्नडाइक्स लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल। तो थर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है और उसका नाम है प्रयत्न या भूल। तो क्या है ये प्रयत्न या भूल, चलिए जानते हैं। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थर्नडाइक है, जिन्होंने 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। अधिगम के सीखने के नियम प्रतिपादन थर्नडाइक ने किया था, यानी थर्नडाइक ने किताब लिखा है, उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, और उसने ही अधिगम को सीखने के नियम का दिया है। और थर्नडाइक का पूरा नाम है एल थर्नडाइक था। इनको प्रथम मानव व्यवहारवादी यानी ह्यूमन बिहेवियरिस्ट तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहा है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम यानी लॉ ऑफ लर्निंग प्रतिपादित किए। यानी थर्नडाइक ने जो भूखे बिल्ली का जो प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, अगर आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही चलिए इसमें आप लोगों को समझा देता है, ठीक है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत का उन्होंने नाम दिया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगर परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं तो अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो थर्नडाइक ने जो उद्दीपक सिद्धांत दिया था उसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है घुमा के, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि थर्नडाइक का जो लॉ है वो यही लॉ है जो संभाववाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, SR बॉन्ड सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो थर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था, चलिए इसको जान लेते हैं। और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और आपको अपने शब्दों में ही आंसर को लिखना है बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से, ठीक है। तो थर्नडाइक का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ थर्नडाइक। थर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को कैद किया। देखिए क्या किया था उन्होंने, थर्नडाइक ने क्या किया था, एक पिंजरा लिया और पिंजरे में भूखी बिल्ली को कैद किया तथा पिंजरे का गेट लीवर के दबने से खुले ऐसी व्यवस्था की। यानी जो पिंजरा था, उस पिंजरा में जो गेट था वो जो है पिंजरे का गेट वो लीवर के दबने से खुल जाए ऐसी इस तरह से वो पिंजरा बनाया गया था। बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करने लगती है। जैसे वो बिल्ली को अंदर रखा पिंजरा में, बिल्ली जो है भूख के कारण जब उसको भूख लगती थी तो उछल कूद करने लगती है। उछल कूद के दौरान बिल्ली का पाँव भूल से लीवर पर पड़ गया। एक बार क्या हुआ कि उछल कूद जैसे कर रहा बिल्ली, भूल से बिल्ली का जो पैर है वो लीवर पर पड़ गया, जिससे पिंजरे का गेट खुल गया जैसे कि वो बनाया गया था उस तरह से, और भूखी बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया क्योंकि उसके बाहर जो है भोजन रखा गया था। इस प्रकार बिल्ली लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाती है। यानी वो क्या किया कि जैसे उसका लीवर दब जाता था तो उसको पता चल गया, तो बिल्ली क्या है बार बार जब भी नीचे बाहर निकलना होता था उसको वो लीवर पर पैर रख देता और इस तरह से वो जो है बाहर निकल के भोजन प्राप्त कर लेता था। तो ये सिद्धांत दिया था। तो अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। थर्नडाइक के अनुसार भूख एक उद्दीपन ना होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना, नेचुरल स्टिमुलस, आंतरिक उत्तेजना यानी इंटरनल स्टिमुलस, आंतरिक ऊर्जा बल यानी इंटरनल एनर्जी फोर्स, परनोदन यानी प्रोपल्सन या चालक यानी ड्राइवर है, जबकि भूखी बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया है तथा भोजन की गंध एक उद्दीपक है। यानी जो भोजन की गंध है वो उद्दीपक, उसको भूख लगा है और उस उद्दीपक के लिए वो अनुक्रिया कर रहा है जो बिल्ली का उछल कूद कर रहा है। तो अधिगम के 3 मुख्य नियम हैं जो निम्न है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। अब चलिए तीनों को डिटेल्स में जानते हैं। पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेंस। इस नियम से तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उसे हम शीघ्र ही सीख लेते हैं।
ठीक है। तत्परता का नियम यानी कोई कार्य हमें सीखना है, एकदम हम मान लिया कि इसे हमें सीखना है तो वो कार्य हम जल्दी सीख भी लेते हैं। और इस नियम के दो भाग है, उपयोग का नियम, एक हमें उपयोग करना है और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। इस नियम का मतलब यह है कि यदि हम किसी कार्य को हरदम उपयोग में लाते रहते हैं तो सरलतापूर्वक सीख जाते हैं, यानी कोई काम हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं तो वो अपने आप सीखेंगे। दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। इस नियम का मतलब यह है कि यदि हम किसी सीखे हुए कार्य को लगातार नहीं करते हैं तो उसे हमें भूलने लगते हैं और इसे अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। यानी हम एक बार प्रयोग कर लिए, फिर कुछ दिन बाद किए, फिर कुछ दिन बाद किए, तो क्या होता है, इसमें भूलने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे अभ्यास का नियम और तीसरा आपका यहाँ पे प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जिस प्रतिक्रिया को हम बार बार करेंगे वह प्रतिक्रिया हम शीघ्र ही सीख लेते हैं, एवं जिस प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे उन्हें हम नहीं सीख सकते हैं। इसे उपयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम या संतोष का नियम। इस नियम का मतलब यह है कि उस कार्य को ही करना चाहते हैं जो कार्य हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे किसी स्टूडेंट का पढ़ने में बहुत मन करता है, किसी स्टूडेंट पढ़ने में मन नहीं करता है, तो इस तरह का प्रभाव का नियम या संतोष का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाव का नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य सिद्धांत नियम के साथ साथ सीखने के गौण नियम भी दिए हैं जो निम्न हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आत्मीयकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। और लास्ट है आपका 5 नंबर में संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये आप लोगों को टोटल हम क्लास कर दिया है और बाकी टॉपिक भी आप लोगों को करना है तो आप लोग हमारे नोट्स ले सकते हैं, नोट्स आपको तैयारी हो जाएगा। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लगता है हम उतना आप लोगों को तैयारी कर दिए। उम्मीद रहेगा आप लोगों का इससे तैयारी अच्छा होगा और आप लोगों को बाकी चीज़ जिसको नोट्स मिला है उससे भी वो बाकी जो टॉपिक है वो आसानी से वो समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और मैराथन क्लास के साथ। मैराथन क्लास बहुत लंबा गया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय दिया। आप लोग इसी तरह से समय देते रहिए, इसी तरह से मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बस मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप लोग के लिए ऐसे ही हम अपना कोशिश करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत 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 शुक्रिया।